नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट इन दिनों सर्वधर्म समभाव का संदेश दे रहा है। एयरपोर्ट पर मां पूरण देवी मंदिर, सिटी काली मंदिर, नरसिंह स्थल के साथ सदियों पुराने गिरिजा घर की भी तस्वीर है। 15 सितंबर को नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है, जिसका नाम लाडो लक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि महिला अपने दैनिक खर्चों और जरूरी जरूरतों को पूरा कर सके। सहारा इंडिया में फंसी लाखों निवेशकों की राशि अब वापस मिलने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की पहल के बाद सहारा की चुनिंदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड दिया जा रहा है। सरकार ने निवेशकों को राहत देते हुए रिफंड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। आइए जानते हैं पात्रता, दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया। करोड़ों के नोट जलाने और भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाने वाले आरडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय की मुश्किलें बढ़ती जही जा रही हैं। विनोद राय के ठिकानों पर फिर छापेमारी की जा रही है। धनकुबेर विनोद राय पर समस्तीपुर में नया मामला सामने आया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर आर्थिक एवं साइबर अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई। ताजा मामला आय के 3 करोड़ 38 लाख की अवैध संपत्ति का है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सुलगी विरोध की चिंगारी से नेपाल दूसरे दिन मंगलवार काय भी सुलगता रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास से लेकर कई मंत्रियों और नेताओं के घरों, दफ्तरों में तोड़फोड़ एवं आगजनी की। आक्रोश के आगे सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी है। बीती रात राजधानी पटना में बंदूक ऐसी गरजी कि राजद नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार राय छलनी कर दिए गए। घटना राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास की है। राजकुमार मूल रूप से वैशाली जिले के राघोपुर के रहने वाले थे। राजकुमार तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि बिहार की जनता 2020 में ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक हेराफेरी से वे नहीं बन पाए। इस बार भी जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, सब एकजुट हैं। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की कमी नहीं है। आए दिन विजिलेंस की टीम कार्रवाई कर रही है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो करोड़ों में खेल रहे हैं, मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला शिक्षा विभाग के अधिकारी वीरेंद्र नारायण से जुड़ा है। ये शिक्षा विभाग में उपनिदेशक हैं। गुरुवार 11 सितंबर 2025 की सुबह विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। भागलपुर में 2025 के चुनावों से पहले राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है, जिससे वर्तमान विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोपालपुर और कहलगांव विधानसभा क्षेत्रों में सियासत गरमा रही है। कहलगांव में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुकाबला खड़ा होगा। गोपाल मंडल ने बूलो मंडल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे गोपालपुर में भी तनाव है। पटनावासियों को जल्द ही एक नई सौगात मिलने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले पटना में वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने की पूरी संभावना है। सड़क और रेल मेट्रो के बाद जलमार्ग से सफर का यह नया विकल्प यात्रियों और पर्यटकों के लिए काफी सुविधाजनक और आकर्षक होगा। मधेपुरा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पूर्व मंत्री चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। राजद के प्रो चंद्रशेखर और जदयू के नरेंद्र नारायण यादव वर्तमान विधायक हैं। रमेश ऋषिदेव सिंहेश्वर से चुनाव लड़ेंगे। रविंद्र चरण यादव और रेणु कुशवाहा बिहारीगंज सीट से दावेदारी कर रहे हैं, जिससे टिकट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में नए चेहरों को लेकर भी चर्चा है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए खुशखबरी। धमदाहा से कुंवाड़ी तक की सड़क को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने सांसद पप्पू यादव को पत्र लिखकर जानकारी दी। 29.48 करोड़ रुपए की लागत से 11.2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2025 से 26 में शुरू होगा। इससे लोगों को परिवहन, व्यापार और शिक्षा में सुविधा होगी, साथ ही क्षेत्र का विकास होगा। सांसद पप्पू यादव ने आभार जताया। शेखपुरा नगर क्षेत्र के कमिश्नरी बाजार में घरेलू विवाद में विवाहिता और उसके 1.5 वर्ष के पुत्र की हत्या करके दोनों का शव गायब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक चाय बेचने वाले को हिरासत में लिया है। दोनों के गुम होने और उनके घर में ताला बंद रहने के बाद स्वजन नहर के लोगों ने दोनों की हत्या करके शव को गायब करने की आशंका जताई है। बिहार के पटना में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत नेपाल के घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और भारतीयों को सुरक्षित लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। पटना पुलिस ने हथियार और गोली आपूर्तिकर्ता तस्कर आजाद उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही मोहम्मद मुमताज की पहचान हुई है, जो हथियार का पार्ट मंगाकर असेंबल करता था। पुलिस ने उनके घर से पिस्टल कट्टा 63 गोलियां और मैगजीन बरामद की है। सोनू पिछले 3 साल से हथियार तस्करी में लिप्त है और 15 लोगों को हथियार बेच चुका है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण पटना और आसपास के इलाकों में बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। उत्तरी बिहार में भारी बारिश हुई, जबकि दक्षिणी बिहार में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश और तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की है। पटना में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाची अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के सभी पहलुओं से अवगत कराना है। विशेषज्ञों ने नामांकन, आचार संहिता, ईवीएम प्रबंधन जैसे विषयों पर जानकारी दी। अधिकारियों से निष्ठा और पारदर्शिता से काम करने का आह्वान किया गया ताकि चुनाव निष्पक्ष हों। पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में संदलपुर एटीएम पर संजीदा खातून का कार्ड फंस गया। मदद के लिए लिखे नंबर पर कॉल करने पर उनके खाते से 1,04,000 रुपये की अवैध निकासी हो गई। उन्होंने पुलिस और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेपाल में जारी हिंसा को देखते हुए बिहार से लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी और पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से गश्त कर रही हैं और नेपाल से अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने हर घर अधिकार यात्रा की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह जनता तय करेगी। पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर सवाल उठाया और कांग्रेस के लिए गुणवत्ता वाली सीटों की मांग की। बिहार में अब नगर निकाय की बैठकों में मंत्री अपने प्रतिनिधि भेज सकेंगे, बशर्ते वे उनके करीबी रिश्तेदार न हों। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन गुप्त मतदान से होगा, जिसका पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी करेंगे। जीवेश कुमार ने बताया कि इससे पारदर्शिता आएगी और योजनाओं में तेजी आएगी। पटना सिटी न्यूज में यह बदलाव अहम है। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। जिला प्रशासन ने पंडाल निर्माण और मूर्ति विसर्जन के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। मूर्तियों की ऊंचाई सीमित की गई है। पीओपी और जहरीले रंगों का उपयोग प्रतिबंधित है। नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक है। जुलूसों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त पर 3 करोड़ 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो बाउंस हुए चेक की राशि का 2 गुना है। जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। अभियुक्त को 1 साल की साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है। यह मामला शैलेंद्र कुमार तिवारी द्वारा दायर किया गया था। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग ने चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत जिन ठेकेदारों को सड़क और पुल बनाने का काम दिया गया है, उन्हें हर हाल में 15 सितंबर तक काम शुरू करना होगा। विभाग ने गुरुवार को जारी नोटिस में कहा
कि अगर तय तारीख तक काम शुरू नहीं किया गया तो ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार में मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जो थोड़ा बहुत शराब पीने के कारण पकड़े गए या जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और इसे तय करना पूरी तरह से बिहार की जनता का अधिकार है। पटना एयरपोर्ट पर अल्लावरू ने कहा, आप रुककर देखिए, हड़बड़ी में क्यों हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार का होगा और जनता तय करेगी। विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों की हिस्सेदारी पर होमवर्क चल है। इस होमवर्क के अनेक सतह हैं। ऊपरी परत पर सब कुछ सामान्य दिखता है, पर जैसे जैसे परत हटाते जाएंगे उसके ताप महसूस होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा दोनों गठबंधनों में है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों में सीटों की दावेदारी पर रस्साकशी है। अक्टूबर के अंत और नवंबर महीने में होने वाले चुनाव के परिणाम चाहे जैसा भी हो, इतना तय माना जा रहा कि सीटों के बंटवारे में 2020 में जो फार्मूला अपनाया गया था, कमोबेश वही फार्मूला इस बार भी अपनाया जाएगा। पटना में जमीन कारोबारी राजकुमार राय उर्फ आला राय की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे पहले आरजेडी से जुड़े थे और राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। हत्या में जमीन विवाद का शक है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच का आश्वासन दिया, जबकि तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए के नेता लगातार बिहार का दौरा करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। बिहार भारत नेपाल सीमा से नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने भारत में अवैध रूप से घुस रहे 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार विदेशी नागरिक कनाडा, बोलीविया, उत्तरी सूडान और मोरक्को के रहने वाले हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आयोग द्वारा एक अभ्यर्थी पर लगाए गए 3 साल के परीक्षा प्रतिबंध को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश तारकेश्वर पांडेय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बिहार पुलिस ने राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब कार्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, राजगीर और पूर्णिया में एफएसएल कार्यालय या चलंत विधि विज्ञान इकाई कार्यरत हैं। बाकी जिलों में स्थापना के लिए पुलिस महकमा की सीआईडी विंग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने कृषि विभाग के फील्ड असिस्टेंट पदों की भर्ती परीक्षा की आंसर की 2025 जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 201 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर संदेह है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यहां आप बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट आंसर की 2025 के बारे में डिटेल जानें। बिहार न्यूज मध्याह्न भोजना के निदेशक विनायक मिश्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और योजना से जुड़े अधिकारियों को पत्र भेजकर इस सप्ताह की गतिविधियों को सही तरीके से आयोजित करने का निर्देश दिया है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस सप्ताह स्कूलों में बच्चों, शिक्षकों, पेरेंट्स और समुदाय के लोगों के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा और कार्यक्रम किए जाएंगे। पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार की राजधानी पटना में हुई राजद नेता की हत्या को लेकर नीतीश सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनावी माहौल है, लेकिन राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। दुर्गा पूजा 2025
दुर्गा पूजा की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इससे पहले पटना जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। राजधानी में इस बार 4 सेक्टरों में बांटकर रावण वध कार्यक्रम होगा। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ ही वॉच टावरों से निगरानी भी होगी। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और एनडीए में सीट बंटवारे का फैसला जल्द होने की उम्मीद है। इसी बीच बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगले सप्ताह बिहार में सियासी माहौल गरमाने आ रहा है। नड्डा, मोदी और शाह के दौरे से चुनावी रणनीति और गठबंधन समीकरण मजबूत होंगे। बिहार के किशनगंज जिले में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े होने के संदेह में महबूब आलम नदवी 39 को हिरासत में लिया। यह गिरफ्तारी हलीम चौक क्षेत्र से की गई, जहां से महबूब को पकड़कर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य संभावित आपराधिक गतिविधियों की समय रहते रोकथाम करना है। सीटों की खींचतान और मन मुताबिक सीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार के तमाम प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी राय दे दी। इस आपसी विमर्श के बाद कांग्रेस ने अधिकतम और कम से कम सीटों को लेकर एक संख्या तय कर ली है। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन बिहार के लिए बड़ा क्षण होगा। सीमांचल इलाके की जनता वर्षों से इस एयरपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही थी। अब 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 या 11 सितंबर को निरीक्षण के लिए पूर्णिया पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम अपने शहरी क्षेत्र में स्थित सभी निजी और सरकारी भवनों का एरियल सर्वे कराएगा और मकानों की नए सिरे से नंबरिंग की जाएगी। नंबर प्लेट हाईटेक होंगे, जिनमें क्यूआर कोड होगा, जिससे नागरिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस योजना से कर संग्रह में सुधार और शहर के विकास में मदद मिलेगी। पहले भी ऐसी योजना अधूरी रह गई थी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लखीसराय में कहा कि बिहार में लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट देकर बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज द्वारा सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। किशोर ने भाजपा और जदयू को पुरानी दवा बताते हुए जनसुराज को नई उम्मीद बताया। भारतीय रेल यात्रियों के लिए 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। एक ट्रेन जोगबनी से ईरोड और दूसरी सहरसा से चेहरटा के बीच चलेगी। इन ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे बिहार के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आसानी होगी। नियमित परिचालन उद्घाटन के बाद शुरू किया जाएगा। बिहार महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। राजद और सहयोगी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी के हाव भाव से संकेत मिले, पर पार्टी प्रभारी ने इनकार किया। राजद भाकपा माले और वीआईपी तेजस्वी को उम्मीदवार मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि फैसला चुनाव के बाद होगा। राजद के मिलन समारोह में चिराग पासवान पर सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने का आरोप लगा। राजद ने नीतीश सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से मिलकर चुनावी पारदर्शिता पर चर्चा की। राजद शिक्षक प्रकोष्ठ की स्मारिका वैचारिकी का विमोचन तेजस्वी यादव करेंगे, जिसमें शिक्षकों और छात्रों की भूमिका पर विचार किया जाएगा। पूर्णिया में सीमांचल क्षेत्र, जो अल्पसंख्यक बहुल है, में विकास की एक नई लहर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और हवाई सेवा की शुरुआत से लोगों में उत्साह है। मुस्लिम बहुल बायसी क्षेत्र के लोग बेरोजगारी और बाढ़ जैसी समस्याओं से परेशान हैं और विकास चाहते हैं। अब राजनीति में बदलाव आ रहा है और जाति संप्रदाय की धारा कमजोर हो रही है। राजद की चुनावी रणनीति में लालू प्रसाद यादव फिर सक्रिय हो गए हैं। उनका लक्ष्य तेजस्वी को सत्तासीन करना है, जिसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे कांग्रेस की आनाकानी और महागठबंधन में राजद को पीछे धकेले जाने की चिंता से जूझ रहे हैं। लालू आक्रामक बयानों से कोर वोटरों को साधने और विरोधियों को चुनौती देने में लगे हैं। बिहार के कई उद्योगपतियों ने नेपाल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है, लेकिन हालिया राजनीतिक अस्थिरता के कारण वे चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और हिंसक प्रदर्शनों के बाद पटना से काठमांडू जाने वाली बस सेवा को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। उद्योगपति अपने निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
बिहार जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद है और राहुल गांधी ने भी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे से जुड्ढे सवालों को टाल दिया था। इस बार फिर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने राजद पर मुसलमानों के वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाया है। महागठबंधन में शामिल न करने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अलग चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने 2005 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि सेक्युलर वोटों का बिखराव हुआ तो राजद जिम्मेदार होगा। राजद ने एआईएमआईएम पर हार मान लेने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। नेपाल में इंटरनेट मीडिया बैन के खिलाफ हिंसा के बाद देहरादून में लोग अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। फोन न लगने पर उनकी चिंता और बढ़ जाती है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सरकार से वहां फंसे लोगों को वापस लाने की गुजारिश की है। लोग मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं और नेपाल भारत मैत्री बस सेवा का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना था, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी का आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम टल गया। शाम को जॉलीग्रांट में आपदा प्रभावितों से मुलाकात के बाद उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ की तात्कालिक वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। बिहार में कृषि रोड मैप के चलते अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन दलहन और तेलहन के उत्पादन में अभी भी कमी है। सरकार के लिए दलहन उत्पादन बढ़ाना एक चुनौती है। यदि दालों की वैज्ञानिक खेती और किसानों को उचित मूल्य मिले तो बिहार दालों की जरूरतें पूरी कर सकता है। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई है। सुपौल जिले में रासायनिक खाद के दुष्प्रभावों को देखते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 9 प्रखंडों में 7 जैव उपादान संसाधन केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों से किसानों को जैविक खाद और अन्य जैविक संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। रोहतास जिले के विश्रामपुर टोला में एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में डांस पार्टियों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 9 नाबालिग नर्तकियों को बचाया गया और संचालन टीम से जुड़े 8 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। नया सवेरा अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई से जिले के अन्य रेड लाइट इलाकों में हड़कंप है। गोल्ड एंड सोना का भाव आज का 11 सितंबर 2025। सोने चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में सोने की कीमत बढ़कर 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई, जबकि चांदी 300 रुपये टूटकर रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार दोपहर तक 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 1,09,635 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत मामूली घटकर 1,24,594 रुपये प्रति किलो हो गई। लेकिन अधिकांश रूख बढ़ोतरी की ओर है। आगे जानिए 24, 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने के ताजा दाम क्या हैं। भारतीय हरफनमौला वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप 2025 अभियान के आखिरी 2 मैचों के लिए हैम्पशर से जुड़ गए हैं। इंग्लिश काउंटी टीम ने गुरुवार को यह घोषणा की। हैम्पशर ने समरसेट और सरे के विरुद्ध अपने मुकाबलों के लिए इस 25 वर्षीय ऑलराउंडर से अनुबंध किया है। हैम्पशर ने एक्स पर पोस्ट किया कि आपका स्वागत है वॉशिंगटन। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपना अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच ठीक 223 दिन पहले 31 जनवरी खेला। 2025 को खेला था और भारतीय टीम ने एशिया कप के पहले मैच के लिए एकत्रित होने से पहले मुंबई में बस एक और मैच खेला था। पंजाब का यह गेंदबाज अब तक 63 मैचों में 99 विकेट झटक चुका है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान अपने अभियान का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ करेगा। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 के इतिहास में पहली बार होगा जब दोनों टीमें एक दूसरे का आमना सामना करेंगी।
पाकिस्तान और ओमान के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है तो उसका लेवल कुछ अलग ही रहता है। ऐसा ही एक मैच 2023 एशिया कप वनडे में खेला गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी जो वह शायद ही कभी भूल पाएगा। भारत ने 50 ओवर में 356 रन बनाए थे। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लेकर पाकिस्तान को 128 रन पर ढेर कर दिया। एशिया कप 2025 का मंगलवार से आगाज हुआ। 8 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मुकाबले हो चुके हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान टीम का सामना ओमान से अब्बू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा। इससे पहले पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा पूरी तरह फिट नहीं है। एशिया कप में भारत ने दमदार आगाज किया है। यूएई को 99 गेंद और 9 विकेट शेष रहते पटखनी दी। मैच में कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की। उन्होंने 2.1 ओवर में महज 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इसकी बदौलत पाकिस्तान के शादाब खान का एक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं रहने वाली है। एशिया कप में रविवार को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होगा। वहीं भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भिड़ंत देखने को मिलेगी। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बाद नीरज नदीम के बीच भी प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है।